गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों ने उत्प्रेरण के अंतर्गत पिछले लेक्चर में प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार तथा उनसे संबंधित उदाहरण पढ़े आप लोगों ने। इसके साथ साथ उत्प्रेरक के प्रमुख या विशिष्ट लक्षण क्या हैं वो व्याख्या सहित आप लोगों ने पढ़ा। उसी क्रम में उत्प्रेरण के अंतर्गत ही आज के लेक्चर में आप लोग उत्प्रेरण के सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस, यानी उत्प्रेरण की कौन कौन सी सिद्धांत हैं। तो आइए उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए निम्न दो सिद्धांत प्रचलित हैं। नंबर 1 माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। नंबर 2 अधिशोषण सिद्धांत, इसे आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत के रूप में अध्ययन करते हैं। अब आइए इनकी व्याख्या क्रमशः पढ़ते हैं। तो नंबर 1 माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक अभिकारक अणु और उत्प्रेरक परस्पर संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके परिणाम स्वरूप उत्पाद देता है और उत्प्रेरक पुनः मुक्त होकर अपने मौलिक रूप यानी मूल रूप में आ जाता है। यह क्रम चलता रहता है और अपक्रिया तीव्र दर से होती रहती है। इसके लिए उदाहरण के तौर पे नीचे जनरल इक्वेशन दिया गया है। A प्लस B ये दो अभिकारक अणु हैं जो आपस में क्रिया करके उत्पाद A और B बनाते हैं। C यहाँ जो बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित किया गया है वो उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। इसकी क्रिया विधि नीचे दी गई है। A पहले चरण में अभिकारक A उत्प्रेरक C की सतह पर अधिशोषित होता है। जुड़ने का अर्थ अधिशोषण से है। तो C उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर A अभिकारक अणु अधिशोषित होकर एक अस्थायी यानी माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है AC के रूप में। दूसरे चरण में ये माध्यमिक यौगिक की सतह पर अभिकारक B अणु आता है जो अभिकारक A से क्रिया करके स्थायी उत्पाद AB देता है और उत्प्रेरक C अपने मूल रूप में मौलिक रूप में मुक्त हो जाता है। तो ये दी गई क्रिया विधि। तो ये था माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। इसके लिए एक मुख्य उदाहरण भी दिया गया है। H2SO4 निर्माण की एक शीश कक्ष विधि होती है। ये आगे आप लोग ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के यौगिक पढ़ेंगे, उस समय H2SO4 का निर्माण जब आपको बताया जाएगा वहां पर ये मेथड आएगी। फिलहाल यहां पर उदाहरण के रूप में आप लोग समझ लें। 2SO2 प्लस O2 ये दो अभिकारक अणु हैं। यनो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक उत्प्रेरक के रूप में है और क्रिया के फलस्वरूप 2SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। इसकी क्रिया विधि नीचे दी गई है। ऑक्सीजन का अणु नाइट्रिक ऑक्साइड यानी उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होता है और NO2 यानी 2NO2 माध्यमिक यौगिक के रूप में बनता है। अब ये माध्यमिक यौगिक की सतह पर दूसरा अणु
SO2 अधिशोषित होता है। इस तरह पूर्व अधिशोषित ऑक्सीजन अणु दूसरे SO2 अणु के साथ संयोग करके SO3 स्थायी उत्पाद का निर्माण करता है तथा NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड अपने मौलिक रूप में मुक्त हो जाता है। तो ये था माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। ये पूछ लेते हैं कभी कभी बोर्ड में, तो इसको आप ठीक से लिख कर अभ्यास करें। एक बात ध्यान रखें, जो भी इस तरह की चीज़ें आप पढ़ें वो लर्न करने के साथ साथ इसका अपना लिखने की आदत जरूर डालें। अगला सिद्धांत इसी क्रम में दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्राचीन धारणा के आधार पर इसे अधिशोषण सिद्धांत के नाम से जाना गया, एडजॉर्प्शन थ्योरी। बाद में इसमें कुछ परिवर्तन हुए, तो आज इसे आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत करके भी जानते हैं। तो आइए, यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार पॉइंट वाइज आप इसको लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर पॉइंट 1, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था ठोस होती है तथा प्रकृति धनात्मक होती है। जैसा कि पीछे आपने प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के पढ़ा, और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकती है। किंतु यहाँ पर इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अधिशोषण सिद्धांत यानी आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत उत्प्रेरक की केवल ठोस अवस्था को मानता है तथा प्रकृति धनात्मक मानता है। पहला पॉइंट हुआ ये। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसके अनुसार अभिकारक अणु उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर निश्चित बिंदुओं पर अधिशोषित होते हैं। इन निश्चित बिंदुओं को सक्रिय केंद्र यानी एक्टिव सेंटर्स कहते हैं। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट, अभिकारक अणु सक्रिय केंद्रों पर उपस्थित परमाणुओं की असंतृप्त संयोजकताओं, असंतृप्त का अर्थ यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से नहीं है बल्कि अनसेटिस्फाइड फ्री वैलेंसीज से है। तो असंतृप्त संयोजकताओं यानी मुक्त संयोजकताओं से दुर्बल वंडर वाल बल द्वारा जुड़कर उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार सक्रियत संकुल का निर्माण होता है। सक्रियत संकुल ये एक एक्टिवेटेड स्टेट होती है। जैसा कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अंतर्गत आप लोगों ने माध्यमिक यौगिक यानी स्थायी यौगिक पढ़ा था। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर वंडर वाल बलों द्वारा मुक्त संयोजकताओं से अस्थायी रूप से जुड़ते हैं और इस तरह से एक अत्यधिक क्रियाशील यानी सक्रियत संकुल अवस्था प्राप्त होती है। एक माध्यमिक अवस्था होती है, तात्क्षणिक कुछ समय के लिए बनती है। इसी क्रम में अगला पॉइंट आता है, पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने के साथ टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे अभिकारक अणु शीघ्रता से पृष्ठ की सतह को छोड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आइए यहाँ पर एक सिद्धांत की और हम आपको जानकारी दे दें। जैसा कि ये पॉइंट आपने पढ़ा, पृष्ठ पर यानी उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने के साथ, यानी जब अभिकारक अणु उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं से जुड़ते हैं तो सतह पर इनका एकत्रीकरण होता है। एकत्रित होने के कारण सांद्रता बढ़ जाती है और जब सघनता यानी सांद्रता बढ़ती है, सतह पर अभिकारक का घनत्व बढ़ता है, तो पारस्परिक टक्करों की संख्या बढ़ती है और टक्करों की संख्या बढ़ने के साथ साथ
औसत गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। औसत गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने के साथ अभिकारक अणुओं की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण ये शीघ्रता से पृष्ठ सतह को छोड़कर पृथक हो जाते हैं और आपस में संयोग करके स्थायी उत्पाद अणु बना लेते हैं। यह क्रम चलता रहता है और अपक्रिया तीव्र वेग से होती रहती है। इसी क्रम में 5वां पॉइंट दिया गया है, उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ फलकों यानी साइड्स, किनारे यानी कोर्स, कोनों अर्थात कॉर्नर्स तथा गर्तों यानी क्रैक्स की संख्या बढ़ने के साथ सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण अधिशोषण की दर बढ़ती है। तो यहां पर आप कई बार पीछे भी पढ़ चुके हैं कि उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ने का कारण है पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसा पीछे कई उदाहरण भी पढ़े कि लोहे यानी धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में सीधे प्रयोग न करके चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में, चिप्स के रूप में, छीलन के रूप में ही क्यों प्रयोग की जाती हैं। तो उसका यही मुख्य कारण है कि सीधे धातु की तुलना में समान मात्रा की धातु का छीलन या पाउडर, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे पृष्ठ में फलकों, किनारों, कोनों, गर्तों आदि की संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण अधिशोषण की दर बढ़ती है और अधिशोषण की दर बढ़ने के फलस्वरूप उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है यानी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में यानी उत्प्रेरक की एक क्रियाविधि को समझाया गया है, उसे आप लोग ध्यान दें और अपनी फिर नोटबुक में इसे नोट भी करेंगे। A प्लस बी ये दो अभिकारक अणु हैं जो परस्पर क्रिया करके उत्पाद A और B देते हैं, किंतु यह क्रिया जब उत्प्रेरक आयरन की उपस्थिति में होती है तो पहले ये दोनों अभिकारक अणु उत्प्रेरक यानी आयरन की पृष्ठ सतह पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के द्वारा अस्थायी रूप से जुड़ते हैं। जुड़ने के फलस्वरूप तात्क्षणिक अत्यधिक क्रियाशील एक सकृत संकुल अवस्था बनती है, ये एक माध्यमिक अवस्था होती है और तत्पश्चात अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह को छोड़कर स्थायी उत्पाद ए और बी बना लेते हैं और उत्प्रेरक अपने मौलिक रूप में मुक्त हो जाता है। तो ये था उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। इस तरह आप आज के लेक्चर में उत्प्रेरण के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े, दोनों की क्या क्रियाविधि है इसको आप ठीक से तैयार करेंगे। इसमें अधिशोषण सिद्धांत यानी आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। थैंक यू।